जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई और किसी भी स्टेट बोर्ड में बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है क्या, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। वैसे तो रूट 5 इरेशनल तो होता है, लेकिन प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड होता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, जिस चीज को ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम शुरू में क्या मानेंगे, इसको इरेशनल नहीं मानेंगे, हम इसको रैशनल मानेंगे। ठीक है, तो आगे जाके कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस गलत हो जाएंगे। वो गलत क्यों होंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसको माना ही गलत था, तो उसकी वजह से ये इरेशनल प्रूव हो जाएगा। कुछ इस तरह से मेथड को हम फॉलो करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहला स्टेप है क्या, ध्यान से सुनिए, आपको क्या प्रूव करना है कि रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, प्रूव इरेशनल करना है। लेकिन हम इसको लेट करेंगे, लेट अस सपोज दैट, ध्यान से सुने बच्चों, क्या मेथड है, लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, ध्यान से सुने, क्या मतलब हुआ, प्रूव इरेशनल करना है, लेकिन हम शुरू में क्या करेंगे, इसको इरेशनल मान लेंगे। रूट 5 को क्या मान लेंगे, रैशनल मान लेंगे। ध्यान से सुने, क्या मानेंगे, रूट 5 को रैशनल मानेंगे। ठीक है, अब जब बच्चों रूट 5 को मैंने रैशनल मान लिया, इसका क्या मतलब हुआ, विच इंप्लाइज रूट 5 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। अब सर पी अपॉन क्यों आया, क्योंकि देखो आपने रूट 5 को रैशनल माना। अब जब कोई भी रैशनल नंबर हो उसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर पी एंड क्यू आर सम इंटीजर्स। पी और क्यू क्या होते हैं, कोई इंटीजर्स हैं। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर सम इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो बच्चों, रैशनल नंबर क्या होते हैं, आपने रूट 5 को रैशनल माना। रैशनल कौन से नंबर होते हैं, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसका क्यू 0 नहीं आना चाहिए। क्या यहां तक बात समझ में, ये स्टेप फर्स्ट है। ध्यान से सुनो, अब बच्चों रैशनल नंबर, जैसे आप कोई रैशनल नंबर लिख लो, जैसे 15 अपॉन 20, ये रैशनल नंबर है क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और क्यू 0 नहीं आना चाहिए, मतलब ये नीचे वाली टर्म 0 नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप बच्चों ध्यान से देखें, ये पी अपॉन क्यू, ध्यान से सुने, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है, लेकिन अगर मैं देखो इसको कैंसिल भी कर सकता हूं। ध्यान से देखो, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20। ध्यान से देखो, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20। देखो इनका एक कॉमन फैक्टर था 5 और 5, मैंने 5 और 5 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब ये जो नंबर आ रहे हैं 3 अपॉन 4, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन ये एक ऐसा रैशनल नंबर है, अब इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा 1 के अलावा। ठीक है, अब 1 के अलावा ये दोनों किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। जब इस तरह का रैशनल नंबर बचे तो इनको हम बोलेंगे को प्राइम। अब को प्राइम क्या है, ध्यान से देखो, ये रैशनल नंबर दोनों, ये रैशनल नंबर जो है ये 3 और 4 आपस में को प्राइम है। को प्राइम का ये मतलब कि अब ये और कैंसिल नहीं होंगे, जितना ये कैंसिल हो सकते थे, जो इनका कॉमन फैक्टर था वो आपने कैंसिल कर दिया। अब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, 1 से तो हर एक डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, जहां पर ये जो आपने रूट 5 को पी अपॉन क्यू माना, ये आपने पी और क्यू कोई इंटीजर्स माने थे और क्यू 0 नहीं था, मतलब इनमें कुछ डिविजिबल वाला फैक्टर भी होगा, कोई कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, अब हम पी अपॉन क्यू को हटा के क्या मानेंगे, ध्यान से सुने, लेट रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। क्या मतलब वो इसका, ध्यान से सुने बच्चों। ठीक है, अब आपने क्या किया, रूट 5 को ए अपॉन बी मान लिया। अब ए अपॉन बी क्यों माना, ए अपॉन बी भी है, ये रैशनल नंबर ही रहा क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही है, लेकिन अब ये इस तरह से है, ये आपस में को प्राइम है। को प्राइम का क्या मतलब, अब ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, को प्राइम कैसे, जैसे देखो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे इनके पास कॉमन फैक्टर था, मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर था, लेकिन यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जब मैंने ए और बी को प्राइम लिखा। बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक है, कुछ इस तरह से, मतलब इनके पास अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो क्या लिखा, रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम होने का क्या मतलब, दैट इज ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर। ध्यान से सुनो, ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर
ठीक है, अदर देन 1 या एक्सेप्ट 1, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? अब आपके पास जो √5 इक्वल्स टू a/b आ रहा है, यहाँ पे a और b आपस में को प्राइम है। को प्राइम होने का ये मतलब कि इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, ठीक है। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब ये किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, कॉमन नंबर से, ठीक है। बात समझ में? जैसे यहाँ पे ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे थे, लेकिन को प्राइम बनने के बाद अब 1 के अलावा कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। बात समझ में आ रही है? ये मतलब है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों? स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। आप पूरा लिखें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स का क्या मतलब कि दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो। से ये √5 है, √5 का भी स्क्वायर कर दो और a/b का भी स्क्वायर कर दो। कुछ बात समझ में आई? ध्यान से सुनते जाएं बच्चों, ध्यान से सुनते जाएं, ठीक है। अब स्क्वायर और रूट बच्चों कैंसिल हो जाते हैं, क्या बच रहा है? 5 इक्वल्स टू a का स्क्वायर अपान क्या? b का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर a के ऊपर भी आएगा और यही स्क्वायर b के ऊपर भी आएगा, मतलब a² अपान b² बन जाएगा। अब इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो तो क्या आएगा? 5 × b² इक्वल्स टू a², विच इम्प्लाइज b² इक्वल्स टू a² अपान 5। कुछ बात समझ में आ रही है बच्चों? कुछ बात समझ में आ रही है? आपके पास क्या आ गया? b² इक्वल्स टू a² अपान 5। मतलब ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है? a² डिवाइड बाय 5। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो a² है वो किससे डिविजिबल है? 5 से, ठीक है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखेंगे a² अपान 5 आ रहा है, मतलब जो a² है वो 5 से डिविजिबल है। तो क्या लिखेंगे इससे? नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, a² इज डिविजिबल बाय 5। ध्यान से देखो, ये जो a² है ये 5 से डिवाइड हो रहा है। ध्यान से देखो, अगर बच्चों a² 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब a भी 5 से डिवाइड होगा। कैसे? ध्यान से देखो, जैसे बच्चों 4 किसी नंबर से, जैसे 5 से डिवाइड होने वाला ही नंबर ले लेते हैं, जैसे 10 है बच्चों, 10 5 से डिवाइड हो रहा है। देखो 5 2 ज़ा 10, तो मतलब 10 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 10 का स्क्वायर करो, तो 10 का स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना? 100, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 5 2 ज़ा 10 और आगे 0 है, 0 लगा दो। बात समझ में आ रही है? अगर 10 5 से डिवाइड हो रहा है तो 10 का स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? a² इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। बात समझ में आ रही है? मतलब a किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, ठीक है। a किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है, 5 इज a, ध्यान से सुने, 5 इज ए फैक्टर ऑफ a। a किसका फैक्टर हो जाएगा? 5 किसका फैक्टर हो जाएगा? a का। क्यों? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जैसे 10 है, ठीक है। अगर 10 5 से डिवाइड हो रहा है तो देखो मैं 5 × 2 लिखूं तब भी 10 होता है। तो देखो इस 10 का 5 फैक्टर है, तभी तो 5 से डिवाइड हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां तक बात समझ में। अब ध्यान से देखो, जब a² को 5 से डिवाइड करोगे, ध्यान से देखो, a² को जब 5 से डिवाइड करोगे कुछ आंसर भी तो आएगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, जैसे a को अगर 5 से डिवाइड करोगे कुछ आंसर आएगा। जैसे 10 है, ध्यान से देखो, 10 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 5 2 ज़ा 10, 2 आ रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है? मतलब 10 को अगर 5 से डिवाइड कर रहे हो कुछ आंसर आ रहा है। ऐसे ही जब a को 5 से डिवाइड करोगे कुछ आंसर आएगा। मान लो वो c है, ठीक है, हमें पता नहीं है a की वैल्यू क्या है। जब a को 5 से डिवाइड करोगे तो कुछ आंसर आएगा, मैं उसको c मान रहा हूँ, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5c। कुछ बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? a कितना आ जाएगा? 5c। देखो a को जब 5 से डिवाइड करोगे कुछ आंसर आएगा, उसको मैं c मान रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? 5c। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? लेट a इक्वल्स टू कितना? 5c। ये बात समझ में आई? a को क्या लेट किया? 5c। अब पुट कर देंगे a को 5c, पुट a इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू आई थी b² इक्वल्स टू a² अपान 5, पता चल रहा है? इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 5c। तो फर्स्ट इक्वेशन में a की जगह मैं पुट कर दूंगा 5c। तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा आपके पास? b² इक्वल्स टू a का स्क्वायर है। a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5c। a की जगह लिखो 5c, इसका स्क्वायर। ध्यान से देखो, a का स्क्वायर था तो a की वैल्यू 5c, तो ये a की वैल्यू 5c, a का स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ रही है? अपान कितना है? 5। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? b² इक्वल्स टू
5 का स्क्वायर कितना 25, तो साथ में क्या c² अपॉन 5, पता चल रहा है 5 5 ज़ा 25, कुछ बात समझ में आई? ठीक है, कैंसिल कर दो तो क्या बना b² इक्वल्स टू 5c²। अब नेक्स्ट क्या होगा, ध्यान से देखें, b² इक्वल्स टू 5c² है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो 5c² के साथ में आ रहा है तो b² के डिवाइड में ला सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या आ जाएगा b² अपॉन 5 इक्वल्स टू c²। कुछ बात समझ में आ रही है? क्या मतलब हुआ इसका, जो b² है वो 5 से डिविजिबल है, तो क्या लिखेंगे, विच इम्प्लाइज b² इज डिविजिबल बाय 5, मतलब जो b² है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर b² 5 से डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब b भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, b इज आल्सो क्या लिखोगे बच्चों, डिविजिबल बाय 5। ध्यान से सुने, अगर b का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर b² डिवाइड हो रहा है 5 से, तो b भी डिवाइड होगा 5 से। बात समझ में आई? पहले समझा चुके हैं। ठीक है, अब देखो अगर b डिवाइड हो रहा है 5 से, इसका मतलब 5 जो है वो फैक्टर है किसका, 5 इज ए, ध्यान से देखो 5 इज ए फैक्टर ऑफ b। अगर b डिविजिबल है किससे, 5 से, b तभी डिवाइड हो सकता है, ध्यान से देखो b 5 से तभी डिवाइड हो सकता है जब 5 इसका फैक्टर हो, इसका मतलब 5 जो है वो फैक्टर है b का। बात समझ में आ रही है? अब इसको बच्चों मैं इसको मान रहा हूं सेकेंड इक्वेशन, आपकी नोटबुक पे जगह होगी आप अच्छे से लिख लें, इसको मान रहा हूं थर्ड इक्वेशन। कुछ बात समझ में आ रही है? इसको माना मैंने सेकेंड इक्वेशन, इसको माना थर्ड इक्वेशन। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को देखो, 5 क्या है, 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए का फैक्टर कौन है 5। अब थर्ड इक्वेशन को देखो, थर्ड इक्वेशन क्या कह रही है, 5 इज ए फैक्टर ऑफ बी, मतलब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि 5 ए का भी फैक्टर है और 5 बी का भी फैक्टर है। इसका क्या मतलब हुआ, 5 ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है। क्या मतलब हुआ, 5 ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। ठीक है, 5 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया ए और बी का। ठीक है, 5 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया ए और बी का। लेकिन आपने ए और बी को तो क्या बताया हुआ है, ए और बी तो को प्राइम है। आपने शुरू में क्या लेट किया, √5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। आपने तो ये बोला है कि ए और बी को प्राइम है। को प्राइम होने का क्या मतलब, ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 तो कॉमन फैक्टर आ रहा है ए और बी का, इसका मतलब ये को प्राइम जो आपने लेट की है ये गलत है। ठीक है, ये चीज़ गलत क्यों आ रही है, कॉमन फैक्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने शुरू में जो अजम्पशन की थी, जो चीज़ लेट की थी वो गलत की थी, तो इसी की वजह से प्रूव हो जाएगा। सिर्फ क्या लिखेंगे, ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ध्यान से सुने, जब आपने यहां पे बता दिया कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी, 5 कॉमन फैक्टर है ए और बी का। ठीक है, 5 कॉमन फैक्टर है ए एंड बी का, लेकिन वहां पे आप बोल रहे हो ए और बी को प्राइम है। ठीक है, इसका मतलब विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, इसका मतलब ए और बी को प्राइम नहीं है। ठीक है, अब ये गलत क्यों आ रहा है, गलत इसलिए आ रहा है, सो अवर assumption इज रॉन्ग। मतलब जो आपने शुरू में लेट किया था वो चीज़ आपने गलत लेट की थी, जो अजम्पशन आपने की थी वो गलत की थी। मतलब आपने √5 को क्या माना है, रेशनल माना है, तभी तो आगे जाके ये चीज़ गलत आ रही है। गलत इसलिए आ रही है क्योंकि अजम्पशन रॉन्ग की थी। ठीक है, समझ रहे हो, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √5 इज इरेशनल। ठीक है, देयरफॉर √5 इज इरेशनल, और यही तो आपको प्रूव करना था। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना था, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, तो लास्ट में आ गया √5 इरेशनल। कैसे आया √5 इरेशनल, ध्यान से सुने, वो बोल रहा था क्वेश्चन में कि प्रूव करो कि √5 क्या है, √5 इरेशनल, लेकिन आपने क्या किया, आपने √5 को
इरेशनल नंबर मान लिया, जब रैशनल माना तो उसको P अपान क्यू की फॉर्म में लिखा। अब P अपान क्यू की फॉर्म में कुछ कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, आपने उसके बाद A और B के इक्वल लिखा। A और B के इक्वल लिखने का क्या मतलब कि ये दोनों को प्राइम हो गए। को प्राइम होने का क्या मतलब, अब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपने स्टेप्स लगाए स्क्वेयरिंग की, कुछ आगे A का कॉमन फैक्टर आ गया 5 और B का भी फैक्टर आ गया 5, A और B का कॉमन फैक्टर आ रहा है 5, जो कि अजम्पशन को गलत कर देगा क्योंकि A और B को प्राइम है तो कॉमन फैक्टर आना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे A और B का तो 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है। कॉमन फैक्टर इसलिए आ रहा है क्योंकि शुरू में जो आपने लेट किया था √5 को रेशनल, वो गलत है। अगर √5 रेशनल होना गलत है, इसका मतलब √5 इरेशनल होगा। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखें। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।